हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला और चैप्टर 6, ठीक है। और चैप्टर 6 में से जिस हिसाब से क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, उस हिसाब से उन क्वेश्चन की हम बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको इसके मार्क्स बता देती हूँ कि कितने अंक का ये चैप्टर है। तो ये है 3 मार्क्स का, ठीक है, 3 अंक का है। अब मैं ये बताऊंगी आपको कि इसमें किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे 1/2 के, ठीक है। 3 क्वेश्चन 1/2 के आएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है जो एबेसेद वस्तुनिष्ठ आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो वहाँ पे भी इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा आपको। और दूसरा क्वेश्चन फील ब्लैंक है, रिक्त स्थान वाला, वहाँ पे भी मिलेगा इसका क्वेश्चन 1/2 का। और तीसरा क्वेश्चन जो खंड ए की बात कर रही हूँ, जहाँ से पेपर आपका शुरू होना है खंड ए में, तो तीसरा है उसमें भी 1/2 का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। उससे कहते हैं 1 लाइनर, यानी उसका 1 लाइन में आपको उत्तर देना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों प्रश्नों में आपको इस चैप्टर से 1.5 यानी 1/2 अंक का एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये हो गई है 1/2 क्वेश्चन की बात, जो कि 3 आएंगे, यानी 1.5 नंबर हो गया आपका, ठीक है, 1.5। अब देखिए, 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चों 3 एंड 4 के आएंगे, 3/4, 3/4 प्लस 3/4, फिर 3 हो जाएंगे आपके 1.5, यानी 1.5 अंक वो हो जाएगा। तो आपका टोटल चैप्टर हो गया है 3 नंबर का, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि 3 क्वेश्चन 1.5 के आएंगे, 1/2 के आएंगे, 2 क्वेश्चन 3/4 के आएंगे। तो आपके ये टोटल जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का हो गया है। और अब हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन हैं और एक इसका मैं पार्ट और डालने वाली हूँ नेक्स्ट डे। आज मैं कुछ 1/2 के जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा करने वाली हूँ आपके साथ। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बंगाल लघु चित्रों का प्रयोग अक्सर किस रूप में किया गया था। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, देखना। ए में है मंदिर की दीवारों पर, ब में है घरों की दीवारों को सजाने में, और स है पांडुलिपियों को चित्रित करने में, और द है उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा स वाला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज अधिकारियों ने अपने आसपास के दृश्यों को चित्रित करने हेतु किन्हें नियुक्त किया था। तो अंग्रेज अधिकारियों ने अपने आसपास के चित्रों को नियुक्त करने के लिए यहाँ के स्थानीय कलाकारों को नियुक्त किया था। आपको करेक्ट चूज करना है एबे सैदे में से। तो स्थानीय कलाकारों को चूज किया था उन्होंने, क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी आए थे ना, कंपनी शैली जब आई थी ना, हमने पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ा होगा ये पूरा चैप्टर, जैसे समझा आपने। तो कंपनी शैली एक पूरी टीम आई थी, तो उसमें चित्रकार भी आए थे। तो यहाँ जो अधिकारी आए थे, जब इन्होंने भारत का भ्रमण किया, तो यहाँ के कुछ जो स्थल हैं, कुछ जो साइट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और फिर उन स्थलों को उन्होंने स्केच करवाया था। तो वो स्थानीय लोकल जो आर्टिस्ट हैं यहाँ के, उनसे करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, भारतवर्ष में तेल रंगों का प्रयोग कब शुरू हुआ। तो ये आपको पता ही है कब शुरू हुआ था। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, सेम डेट डाल रखी है 1-2 ऑप्शन में। तो आपको पक्का अगर आपको याद है, देखिए 1800 ईस्वी पूर्व, बिफोर 1800 AD, ठीक है, 1800 AD। तो 1800 ईस्वी पूर्व तो नहीं होगा ये, 1900 ईस्वी में तो नहीं होगा ये, और लगभग 18 ईस्वी ये डाल रखा है, तो ये होगा अबाउट, ठीक है, लगभग 1800 ईस्वी। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं आपको ये बताना भूल गई कि साथ ही जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये वाले क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, क्योंकि मैं जहाँ जॉब करती हूँ, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं ड्राइंग में काफ़ी सारे। तो मैंने उनको इस तरह के क्वेश्चन करवा रखे हैं। वो वाले मेरे स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल है ये। और अदर जो कहीं से भी कोई बच्चा देख रहा है, अगर उसका मीडियम अंग्रेजी माध्यम है, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, whom did the British appointed to paint the scene around them, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में तेल रंगों का प्रयोग कब हुआ था। तो व्हेन डिड द यूज ऑफ ऑयल कलर स्टार्ट इन इंडिया, और ये आ जाएगा अराउंड 1800 AD आ जाएगा।
और आपका पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी नहीं होगी। फिर भी वो अच्छे से समझ के इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज यहाँ क्वेश्चन में डाली है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चित्रकारों में से कौन त्रावणकोर से संबंधित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स इज एसोसिएटेड विथ त्रावणकोर? त्रावणकोर जो राजघराना था उससे संबंधित कौन से थे, आपने पढ़ा होगा। तो हमने पढ़ा था राजा रवि वर्मा, इसमें आ जाएगा राजा रवि वर्मा वाला ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। और नेक्स्ट देखते हैं, किन की कृतियों को ओलियोग्राफी के रूप में कॉपी किया गया था? तो ये हमारे थे राजा रवि वर्मा ही थे। आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि राजा रवि वर्मा है, उनकी जो कृतियां हैं, उनकी एक समय ऐसा आया था उसमें इतनी डिमांड बढ़ गई थी कि अगर ये हाथ से चित्र बनाते थे ना बच्चों तो ये पूरी नहीं कर पाते थे। फिर इन्होंने ओलियोग्राफी का सहारा लेकर के अपने जो चित्र हैं उनकी कॉपी करके और फिर अपनी डिमांड को पूरा किया था। तो वूज वर्क्स वर कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ ओलियोग्राफ्स, तो वह कौन सा आर्टिस्ट है जिनकी कृतियों को ओलियोग्राफी के रूप में कॉपी किया गया था? वो राजा रवि वर्मा थे, आपको ये चूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक राष्ट्रवादी स्कूल निर्माण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखिए, वेयर डिड द मॉडर्न नेशनलिस्ट स्कूल बिल्डिंग स्टार्ट? तो ये शुरुआत हुई थी बच्चों बंगाल से शुरू हुई थी। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जब कंपनी शैली का उदय हुआ था, कंपनी शैली का जब भारत में आगमन, आपको पता ही है कि व्यापार करने के लिए आए थे और किस तरह से फिर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो जब उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, जब वो आए, उनका जो प्रभाव था तो सारे क्षेत्र प्रभावित हुए थे बच्चों। तो कला का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ था क्योंकि ये अंग्रेज अधिकारी है, ये यूरोपीय यानी न्यू टेक्निक लेके आए थे। तो यूरोपीय जो टेक्निक है वो अगर टेक्निक पे डिपेंड रहते भी टेक्निक यूज कर ली तो कोई बात नहीं, अच्छा था। लेकिन एक समय ऐसा आ गया था फिर कि टेक्निक के साथ हमारे भारतीय विषय भी छोड़ रहे थे हमारे वाले भारतीय कलाकार। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, पता है आपको, 1934 में लॉर्ड मेकाले ने लागू की थी। इन लोगों ने एक ये काम भी, मद्रास है, कलकत्ता, लाहौर, यहाँ पर बड़े बड़े इन्होंने कला विद्यालय खोल दिए थे, ये अच्छा था। लेकिन उन कला विद्यालयों में इन लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में शिक्षा लागू कर दी थी और फिर अपने ही तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो भारतीय चित्रकार हैं वो भी अंधाधुंध करने लगे, उनके पीछे यूरोपीय टेक्निक अपनाने लगे और यूरोपीय विषय अपनाने लगे। तो हमारी भारतीय कला का क्या हो रहा था, अंत हो रहा था। ऐसे में फिर देखिए, एक कलकत्ता में जॉइंट थे, ई.बी. हेवेल थे, प्रिंसिपल थे कोलकाता में, और वो अंग्रेज अधिकारी थे ई.बी. हेवेल। लेकिन अंग्रेज अधिकारी होने के बावजूद ई.बी. हेवेल ने क्या किया था बच्चों, भारतीय कला को सपोर्ट किया था बहुत अच्छा। उन्होंने कहा था कि ये जो यूरोपीय कला है ये केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान करवाती है, बाहरी सौंदर्य है इसमें, और जो ये भारतीय कला है वो अजर है, अमर है, अपार है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। इसमें इमोशंस छिपे हैं, भावनाएं छिपी हैं। तो आप भारतीय आर्टिस्ट होकर के यूरोपीय कला की वजह से और भारतीय कला को तो छोड़ रहे हो, तो भारतीय कला का तो पतन हो जाएगा। तो इस बात से क्या हुआ बच्चों, ई.बी. हेवेल के इस स्टेटमेंट से अवनींद्र नाथ ठाकुर हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। और फिर अवनींद्र नाथ ठाकुर ने क्या किया था, बंगाल से एक कला आंदोलन शुरू किया था, उसको एक आंदोलन ही कह सकते हैं। अचानक से बंगाल में एक कला विद्यालय स्थापित किया और वहां पर इन्होंने क्या किया, भारतीय विषयों को चित्रित करना शुरू कर दिया न्यू टेक्निक में। तो इससे कहते हैं कि आधुनिक राष्ट्रवादी स्कूल कहते हैं इसको। और इसके निर्माण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये बंगाल से हुआ था। अगर बंगाल शैली के बारे में पूरा आ जाए तो जो बातें मैंने अभी आपको समझाई है वो सारी अगर आप लिखते हो तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। यही कंडीशन थी, यही सच्चाई थी, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि आधुनिक राष्ट्रवादी जो स्कूल है उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो वो अवनींद्र नाथ ठाकुर ही था, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि वह कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने भारतीय कला का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा मतलब भारतीय कला के पक्ष में आए थे, तो वो ई.बी. हेवेल थे। सबसे पहले उन्होंने ही सचेत करवाया था भारतीय आर्टिस्ट को बच्चों। तो ये बंगाल आ जाएगा इसमें। थोड़ा सा समझाने की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जा सकता है, बाकी क्वेश्चन है वो कम ही है। तो जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो क्लियर हो रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला शैली का उद्भव कहाँ से माना जाता है? तो वेयर इज द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग स्टाइल कंसिडर्ड? तो ये माना जाता है कलकत्ता से, ठीक है, कलकत्ता से, ये वाला ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था?
तो देखिए ये किया गया था शांति निकेतन में। तो वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट इस्टेब्लिश्ड, तो ये किया गया था शांति निकेतन में, ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन कब अपने चरम पर था, यानी कब पीक पे था, ये कब ये प्रोग्रेस कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो व्हेन वॉज द स्वदेशी मूवमेंट एट इट्स पीक, तो स्वदेशी आंदोलन है वो कब अपने चरम पर था, तो वो एक डेट दे रखी है, वो एक सन हमारे सिलेबस में दे रखा है, तो वो कौन सा है इसमें से हमें बताना है। तो पहला है सन 1905 से पूर्व, ठीक है, और सन 1947 के बाद, और फिर दे रखा है सन 1905 के बंगाल विभाजन के बाद, और फिर दे रखा है नॉन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आ जाएगा सन 1905 बंगाल विभाजन के बाद, ठीक है, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो ये कला आंदोलन चल रहा था बंगाल से जो शुरू हुआ था, तो कुछ जर्मन चित्रकारों के नाम आए थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी, और इन लोगों ने भारतीय जो मॉडर्न आर्ट है इसका समर्थन भी किया था। तो पॉल क्लेवे केडेंस्की जर्मन चित्रकार थे, इन्होंने कलकत्ता की यात्रा की थी, तो उनकी सन दे रखी है कब की थी, तो यहाँ से मैंने सोचा पूछ सकते हैं। पॉल क्लेवे केडेंस्की जर्मन चित्रकारों ने कलकत्ता की यात्रा कब की थी, तो इन्होंने यात्रा कब की थी ये हमें बताना है। तो वर्ष 1922 में, इन द ईयर 1922। व्हेन डिड द जर्मन पेंटर्स पॉल क्ले एंड केडेंस्की विजिट कलकत्ता, ये कलकत्ता विजिट करने कब आए थे ये पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जेमिनी रॉय ने अपनी कृति महिला के साथ बालक के चित्रण हेतु क्या प्रयुक्त किया है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर होने वाले हैं। महिला के साथ बालक, ये शीर्षक है, टाइटल है, चित्र का नाम है, ये चित्र पेंटेड किसने किया पूछ ले तो जेमिनी राय ने किया। एक तो ये बात क्लियर हो गई। इसमें क्या प्रयुक्त किया है, यानी कौन से मीडियम को यूज किया है, कौन से माध्यम को यूज किया है, तो कागज, पेपर पर बनाइए, कागज पर बना है, ठीक है। तो व्हाट डिड जेमिनी रॉय यूज फॉर द डिपिक्शन ऑफ दिस पेंटिंग वुमन विथ चाइल्ड, तो वुमन विथ चाइल्ड जो पेंटिंग है उसमें मीडियम कौन सा यूज किया है डिपिक्शन में, चित्रित करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। यात्रा का अंत चित्र में क्या प्रदर्शित है, यानी जो यात्रा का अंत चित्र है उसमें क्या दिखाया गया है। व्हाट इज शो इन द पिक्चर जर्नीज एंड एंड, तो यात्रा का अंत चित्र में क्या शो किया गया है। तो इसमें हमने पढ़ा था ना, दहता हुआ ऊंट। यात्रा का अंत जो चित्र है उसमें एक तरह से जैसे मनुष्य की यात्रा है, पूरी जर्नी है, फिर उसका जो अंत होता है, तो अंत समय में मनुष्य जो होता है उसकी क्या कंडीशन होती है, वो राजा रवि वर्मा ने ऊंट के माध्यम से दिखाई है। तो इसमें एक ढहता हुआ ऊंट है, यानी ऊंट पर इतना वजन हो गया है, इतना उसके ऊपर बर्डन हो गया है कि वो ढह रहा है। ऊंट एक शक्तिशाली होता है फिर भी वो ढह रहा है। वैसे ही उन्होंने मनुष्य को दिखाना चाहिए कि मनुष्य है ना, वो पूरी उम्र मतलब जितना वो उसकी जर्नी होती है, उस जर्नी में वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो हर प्रकार की कंडीशंस हैं उनको फेस करता है, हर प्रकार की समस्याएं वो उठाता है, और जब उसका अंत समय होता है तो एक बहुत भारी बर्डन उसकी मतलब वो जाने वाला होता है, तो वो बहुत कुछ अपने पूरी जर्नी के बारे में सोचता है, और इतना सारा बर्डन होता है, और उसके साथ ही वो किस तरह से उसकी जो एंडिंग होती है, जो अंत होता है उसमें वो कैसे असहाय होता है। तो एक ऊंट के माध्यम से इसमें यात्रा का अंत समझाने की कोशिश की है राजा रवि वर्मा ने, और ढहता हुआ जो ऊंट है वो इसमें दिखाया गया है। देखो यहाँ पे एक ढहता ऊंट, फैलिंग कैमल, उठता ऊंट, राइजिंग कैमल, चलता हुआ ऊंट, वॉकिंग कैमल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको लिखना है ढहता हुआ ऊंट, क्योंकि हमने जो चित्र में वर्णन पढ़ा है उसमें भारी वजन से लदा हुआ ऊंट है, उसके पैर हैं वो ढह रहे हैं, वो एकदम बेसहारा होके गिर रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपको जैसे थ्योरी याद है इन सभी पिक्चर्स की, तो आप छोटे क्वेश्चन है वो आराम से टैकल कर लोगे। समुद्र का मान मर्दन करते हुए राम, इसमें आपको ऐसे भी मिल सकता है, समुद्र के गौरव को गौरव का को मर्दन करते हुए, मान मर्दन, मान या गौरव एक ही बात होती है। तो ये किसने बनाया था, तो ये चित्र बनाया था गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था, ठीक है। समुद्र का मान मर्दन करते हुए राम, सॉरी राजा रवि वर्मा ने बनाया था, ये समुद्र का मान मर्दन करते हुए राजा रवि वर्मा ने बनाया था। समुद्र का मान मर्दन करते हुए राजा रवि वर्मा ने बनाया था। फिर देखिए बच्चों, ये जो एबेसेदक हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं।
ठीक है। नेक्स्ट फिर चलते हैं, फिल ब्लैंक रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, खालिस्तान के आगमन से पूर्व भारत में कला का एक अलग उद्देश्य था। तो वो क्या था, क्या आएगा इसमें, अंग्रेजों के आने से पहले। और फिर वो उद्देश्य तो अलग ही था, लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले कला का स्वरूप है वो चेंज हो गया था। ये वाला क्वेश्चन नीचे देख सकते हैं। आर्ट इन इंडिया हैड ए डिफरेंट पर्पज पीरियड ऑफ द कमिंग ऑफ द खालिस्तान, ब्रिटिश आएगा अंग्रेजों के आने से पहले। प्रारंभिक भारतीय तेल चित्रकारों में खालिस्तान के राजा रवि वर्मा का नाम प्रसिद्ध है। तो ये त्रावणकोर के राजघराने से रिलेटेड है, त्रावणकोर आ जाएगा। और जब ये तेल यूरोपीय पद्धति जिसको बोलते हैं, अंग्रेजों के साथ ये जो तेल पद्धति आई थी ना बच्चों भारत में, उसको सबसे पहले यूज में किसने लिया था, अगर आपसे पूछ ले, सबसे पहले तेल पत्ती का प्रयोग राजा रवि वर्मा ने किया था। लेकिन राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले तेल चित्र तो अपनाया था, लेकिन विषय इसने भारतीय रखे थे। रामायण है, महाभारत है, इस प्रकार के जो ये टेक्स्ट हैं इनको इन्होंने डिपिक्टेड किया था, चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख सकते हो। द नेम ऑफ द राजा रवि वर्मा ऑफ द ब्लैंक इज नोटेबल अमोंग ईयरली ऑयल पेंटर्स। तो इस ब्लैंक में आ जाएगा त्रावणकोर। त्रावणकोर घराने से इनके संबंध थे, ठीक है, त्रावणकोर आ जाएगा। आधुनिक राष्ट्रवादी स्कूल बनाने का प्रथम चरण कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये हमने पहले भी बात कर ली ऑब्जेक्टिव टाइप में, बंगाल से प्रारंभ होता है। तो द फर्स्ट मूव टू क्रिएट ए मॉडर्न नेशनलिस्ट स्कूल हैपेंड इन खालिस्तान ब्लैंक, तो यहाँ बंगाल आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य कला के क्षेत्र में भारतीय इतिहास में वर्ष खालिस्तान महत्वपूर्ण था। तो ये था 1896 का जो वर्ष है वो दृश्य कला के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा था। तो द ईयर ब्लैंक वॉज इम्पोर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट। दृश्य आर्ट होती है, दृश्य कला होती है विजुअल आर्ट, तो ये 1896 इसमें आ जाएगा। तो ये थे हमारे फिल ब्लैंक, ठीक है। और अभी देखिए एबेसैदे वाले क्वेश्चन, ये थोड़ा सा पीडीएफ में फेरबदल हुआ है, फिर से आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन। गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रों की क्या विशेषता है, तो यहाँ पे आपको चूज करना है। द पेंटिंग्स ऑफ गगनेंद्र नाथ टैगोर आर कैरेक्टरिस्टिक्टेड बाय, तो क्या विशेषता है, पश्चिम शैली का प्रभाव, क्यूबिस्ट शैली, ज्यामितीय पैटर्न, उपरोक्त सभी आएंगे बच्चों। गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने पश्चिम शैली भी अपनाई थी, क्यूबिस्ट शैली भी, क्यूब के जैसे आकृतियां जिसमें बनती है, क्यूबिस्ट एक अलग से शैली है, स्टाइल है क्यूबिस्ट। और ज्यामितीय पैटर्न भी अपनाए थे, जियोमेट्रिक आकृतियां बनाई थी, जैसे वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार, वो होती है ज्यामितीय पैटर्न। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारे कला इतिहास में जिन्होंने ज्यामितीय पैटर्न को अपनाया था। तो ये सारी विशेषताएं इनके चित्रों में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस अंग्रेज बुद्धिजीवी ने कला के क्षेत्र में आधुनिकता को उत्पन्न करने हेतु भारतीय कला का पक्ष लिया था। मैंने जो आपको बंगाल शैली के बारे में समझाया तब बताया था E.B. हेवेल का नाम। तो विच इंग्लिश इंटेलेक्चुअल फॉरेट इंडिजीनियस आर्ट ऑफ जनरेट मॉडर्न आर्ट। इंडिजीनियस होती है स्वदेशी कला को या हमारी भारतीय कला को उत्पन्न करने हेतु भारतीय कला का जो पक्ष लिया था वो किस बुद्धिजीवी ने लिया था, तो इंटेलेक्चुअल होता है बुद्धिजीवी। तो ये थे E.B. हेवेल, ये थे E.B. हेवेल, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का टिल्लर। मिट्टी का टिल्लर एक चित्र का नाम है बच्चों। इस चैप्टर में जितने भी पेंटिंग है ना सबके वर्णन याद कर लेना, सबके नाम और सबके आर्टिस्ट के नाम याद कर लेना। अगर किसी की डेट दे रखी है ना बच्चों तो वो भी याद कर लेना, क्योंकि मिट्टी का टिल्लर है, इसकी डेट दे रखी है सबसे पहले ही। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। मिट्टी का टिल्लर कृति नंदलाल बोस द्वारा किस वर्ष चित्रित की गई। इस क्वेश्चन में एक आंसर आ गया है बच्चों, किसने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया। आपको याद आया होगा हरिपुरा अधिवेशन, और हरिपुरा अधिवेशन के लिए नंदलाल बोस ने और वहाँ का एक पैनल तैयार किया था, इनको इनवाइट किया गया था, महात्मा गांधी ने इनको बुलाया था कि हरिपुरा अधिवेशन का जो पैनल है वो आप चित्रित कीजिए, पेंटेड कीजिए। तो वहाँ उस पैनल पर मिट्टी का टिल्लर एक चित्र बनाया था, एक किसान की मनोदशा इन्होंने चित्र के माध्यम से दर्शाई थी, उसमें आपको याद आया ना। तो अगर मिट्टी के टिल्लर का वर्णन पूछ लेना तो वो आप बता सकते हो, नंदलाल बोस ने बनाया था। ये क्वेश्चन हो गया कब बनाया था बच्चों, तो ये बनाया था सन 1938 में। तो इन विच ईयर वॉज द वर्क टिल्लर ऑफ द सोइल, ठीक है, पेंटेड बाय
नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस ने ये कब बनाया था ये पूछा है, तो ये 1938 यानी सन 1938 में बनाया था। मैंने 2-3 प्रकार से इस क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट भी एक टाइटल की बात करते हैं। एक शीर्षक का नाम आ रहा है रासलीला किस चित्रकार की करती है। तो रासलीला इज द वर्क ऑफ विच पेंटर। तो ये आपको पता ही है, छितेंद्रनाथ टैगोर की है ये रासलीला पेंटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं राधिका पेंटिंग किसने बनाई थी। तो राधिका पेंटिंग है वो बनाई थी अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक है, वो मैड राधिका पेंटिंग अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाई थी। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन तभी सही होंगे जब आपको हर एक चित्र के आर्टिस्ट का नेम और उसकी डेट दे रखी है वो याद होगी। तो निम्न में से कौन सी कृति गगनेंद्र नाथ टैगोर की है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स इज गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो यहाँ हमने देखो ये ऑप्शन है, इसमें से एक करेक्ट चूज करना है। मिट्टी का टिलर ये तो नंदलाल बोस ने बनाई थी, पढ़ लिया पीछे हमने, वैसे भी हमारे याद होगी तो इसको हम नहीं करेंगे। जैसे याद होगा तभी सभी के, अगर आपके याद हैं तभी आप करेक्ट आंसर दे पाओगे। रासलीला छितेंद्रनाथ की है। महिला के साथ बच्चा ये भी नहीं। रात्रि में सिटी इन द नाइट, रात्रि में शहर, ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर की। महिला के साथ बालक ये तो हमने पढ़ा था, जेमिनी राय की है। ठीक है, तो रात्रि में शहर ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर की। नेक्स्ट हम चलते हैं, पीडीएफ में थोड़ी सी फेरबदल थी, जो फिल ब्लैंक 2 बच गए थे वो अभी आए हैं, 4 हमने पीछे पढ़े थे। ठीक है, ये कोई बात नहीं, एक ही चैप्टर के, इसी चैप्टर के क्वेश्चन है। तो यह पोस्टर गांधी जी की, कौन सा पोस्टर, जो कि पैनल तैयार किया था, पोस्टर तैयार किया था नंदलाल बोस ने हरिपुरा अधिवेशन का। तो यह पोस्टर गांधी जी की खालिस्तान सोच का परिचय, समाजवादी सोच का परिचय है। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं, आंगलवादियों और प्राच्यवादियों के बीच विभाजन खालिस्तान आधारित नहीं था। तो ये जाति आधारित नहीं था। ठीक है, कास्ट से रिलेटेड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो वन लाइनर के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं ना छोटे, वो वाले क्वेश्चन है। अंग्रेजों से आने से पहले कला की क्या स्थिति थी। तो उस समय कला को अनेक स्थानों पर देखा जा सकता था, जैसे मंदिरों की दीवारों पर मूर्तियां व लघु चित्र। और अंग्रेजों के आने के बाद तो पता ही आपको किस तरह से फॉर्म चेंज हुआ था। यूरोपीय टेक्निक लागू कर दी थी, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू कर दी थी। तो इस तरह से हो गया था। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ आर्ट बिफोर द ब्रिटिश कम टू इंडिया। तो आर्ट वाज सीन इन मैनी फॉर्म्स सच एज इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्स एंड मिनिएचर्स, म्यूरल्स ईटीसी ऑन द वेल्स ऑफ टेम्पल्स। तो अभी हमने ये जिक्र कर ही लिया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर देखिए, लघु चित्रों को किस तरह प्रयुक्त किया जाता था उस समय। तो उस समय लघु चित्रों का प्रयोग अक्सर पांडुलिपियों को चित्रित करने, मनुस्क्रिप्ट पेंटेड करने के लिए किया जाता था। तो हाउ आर मिनिएचर यूज्ड। ठीक है, तो मिनिएचर पेंटिंग्स वर अटेंड यूज टू डिपिक्ट मनुस्क्रिप्ट। तो लघु चित्रों को, मिनिएचर होते हैं लघु चित्रों को पांडुलिपियां मनुस्क्रिप्ट के रूप में काम में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज किस तरह भारतीयों से मंत्रमुग्ध थे। तो अंग्रेज यहाँ की जब वो आए थे ना स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने जो साइट्स हैं अलग अलग उनको विजिट किया, देखा, घूमे ना। तो अंग्रेज़ों को यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, यहाँ के जो जीव हैं, यहाँ के जो अलग अलग डिफरेंट जो साइट के लोग हैं, विभिन्न अलग अलग स्थानों के जो लोग हैं, और अलग अलग प्रकार के जो हमारे रीति रिवाज, जो हमारे तौर तरीके, जो हमारे त्योहार, हमारा जो ड्रेस कोड है, वो बहुत अच्छा लगा था। और इन चीज़ों को उन्होंने यहीं के स्थानीय कलाकारों से चित्रित भी करवाया था। तो ये चीज़ अगर आपसे पूछ ली जाए बाय द वे कि अंग्रेज़ों को यहाँ क्या क्या अच्छा लगा था, तो विच फीचर्स ऑफ इंडिया वर फैसिनेटेड बाय द ब्रिटिश इन द 18th सेंचुरी। तो आप इस तरह से बता दोगे कि विथ द कॉलोनियंस रूल्स अराउंड द 18th सेंचुरी द इंग्लिश वर चार्म्ड बाय डिफरेंट मैनर्स। हमारे जो अलग अलग प्रकार के जो मैनर्स हैं, टाइप्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल रैंक्स, ट्रॉपिकल फ्लोरा एंड फौना, जो फ्लोरा एंड फौना होती है वनस्पति, एंड वारिंग लोकल्स। तो इस तरह से हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो वनस्पति हैं, हमारी जो अलग साइट्स हैं, इन सब से ये क्या हुए थे, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे अंग्रेज।
अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय कलाकार कहाँ से आए थे? तो जो स्थानीय कलाकार हैं ना वो कहाँ से थे? मुर्शिदाबाद, लखनऊ, दिल्ली के पूर्ववर्ती दरबारों से ये आए थे। स्थानीय आर्टिस्ट हैं, जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो कहाँ से आए थे? तो फ्रॉम वेयर डिड द लोकल आर्टिस्ट कम टू फ्रॉम? तो ये दे कम फ्रॉम द एयर कोर्ट्स ऑफ मुर्शिदाबाद, लखनऊ और दिल्ली। ये बता दो कि कंपनी चित्र शैली से क्या अभिप्राय है। अभी आपसे पूछ लिया जाए कंपनी शैली, तो ये कंपनी शैली है ना, ये एक तो कंपनी शैली थी जो कि यूरोपीय शैली जिसको बोल सकते हैं, और इनकी अपनी यूरोपीय शैली थी जब ये भारत में एंटर हुए थे, और एक इन्होंने भारतीय जो परंपराएं इनको अपना लिया। तो भारतीय परंपराओं प्लस यूरोपीय शैली का जो मिश्रण है वो कंपनी शैली कहलाता है। और ये वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी शैली किससे कहते हैं। तो व्हाट इज मीन्ड बाय कंपनी स्टाइल? तो कंपनी पेंटिंग स्टाइल, तो कंपनी पेंटिंग स्टाइल इज ए मिक्सचर ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल एंड यूरोपियन स्टाइल। यूरोपीय स्टाइल और इंडियन ट्रेडिशन परंपराओं का जो मिश्रण है वो कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंपनी शैली के दो प्रमुख चित्रकारों के नाम बताइए, तो गुलाम अली खान और राजा रवि वर्मा भारतीय अगर आर्टिस्ट पूछ ले कि उन्होंने सबसे पहले कंपनी शैली को अपनाया था। तो नेम टू प्रोमिनेंट पेंटर्स ऑफ कंपनी स्टाइल, तो गुलाम अली खान और राजा रवि वर्मा हमने जो कि जिक्र कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इतना करते करते ये 25 मिनट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की वजह से बड़ा हो गया। मैंने सोचा 10-12 मिनट का डालते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। अगर आप बच्चों 25 मिनट पूरे भी देते हो इसमें, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम में होने वाला है। इसका सेकंड पार्ट और मैं डाल रही हूँ कल, तो उसमें आपके 3 एंड 4 के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं 3/4 के, क्योंकि 1.5 नंबर के वो भी आने वाले हैं। और 1.5 नंबर का काम मैंने थोड़ा, इसमें से भी कुछ छोटे क्वेश्चन बच रहे हैं 10-15, तो वो भी मैं उसमें डाल दूंगी। तो अगर आज वाले और कल जो डालूंगी उन दोनों वीडियोस को आप आराम से सुनते हो, देखते हो, तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले और 6 नंबर की पास मार्किंग होती है। और अगर मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं, छोटे क्वेश्चन डाले हैं, जैसे मैंने समझाए, सब ध्यान से सुनते हो, सारे क्वेश्चन आप रीड करके जाते हो, तो आपके नंबर सारे आ जाएंगे पूरे में से पूरे। तो बिल्कुल भी स्किप किए बिना, और कमेंट कर दिया करो, जैसे भी आपको क्वेश्चन चाहिए उस हिसाब से भी बता दिया करो, और लाइक कर दिया करो। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कमेंट लाइक नहीं करते हो तो थोड़ा इन क्वेश्चनों को ज़रूर रीड करके जाना, क्योंकि 11 अप्रैल को आपको फ़ायदा हो, ये मेरी इच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी का।